दोस्तों, आज सबसे बड़ा सवाल यह है कि बंगाल में क्या ममता हारी या फिर हराई गई। अब ये सवाल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ज़मीन पर अगर आप चुनावी आंकड़े देखें, जिसे अंग्रेजी में पॉलिटिकल डेमोग्राफी कहते हैं, उन आंकड़ों में ममता को शिकस्त देना बंगाल के भीतर आसान नहीं है और बरसों से बीजेपी ये देखती आ रही। लेकिन फिर भी ममता बनर्जी हारी और मोदी जीते। सवाल यह है कि किस दांव से मोदी गुजरात यानी गुजरात लॉबी ने ये जीत हासिल की है। अब सच्चाई यह है कि मोदी ने कोई रातों रात दांव नहीं चला, बल्कि ममता की जो घेरेबंदी थी 1.5-2 साल से लगातार हो रही थी और बार बार अमित शाह कलकत्ता जा रहे थे, बंगाल जा रहे थे, वहाँ पर उन्होंने पॉलिटिकल वॉर रूम इस्टेब्लिश कर दिया था। और कई साथी उनके, जिसमें से सुनील बंसल जो पहले उत्तर प्रदेश के प्रभारी थे, फिर इनको बंगाल का प्रभारी बनाया गया। एक पूरी टीम अमित शाह की 24/7 काम कर रही थी। वो सिर्फ यही देख रही थी कि कहाँ लूप होल है और यहाँ क्या खेल करना है, क्या दांव चलना है। लेकिन इन सबके बीच जो सबसे इम्पोर्टेंट दांव था वो वोटों का खेल था, जिसे SIR भी कहते हैं। अब दोस्तों, थोड़ा सा गेम को समझिए। जैसे SIR के जरिए 27 लाख वोटर जो एलिजिबल हो सकते थे, मैं किसी मृत का या जो लोग एब्सेंट हैं या अपना घर छोड़ चुके हैं या घुसपैठिए उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो लोग एलिजिबल थे, डॉक्यूमेंट्स में कुछ डिस्क्रिपेंसीज थी लेकिन वो मौजूद थे, ऐसे लोग 27 लाख थे जिनको वोट देने से रोका गया। और जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट गया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब तो बहुत देरी हो गई है, सर पर चुनाव है, ये लोग अगली बार वोट दे सकते हैं। सोचिए, अब ये जो 27 लाख वोटर हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ममता बनर्जी की हार में, ये मैं बता रहा हूँ। अगर आप मशहूर सेफोलॉजिस्ट योगेंद्र यादव की बात मानेंगे तो इनका कहना है कि 27 लाख का मतलब है टोटल वोटर का 4.15%, 4.15% जो कुल वोट पड़े वोटर हैं उनका 4.25%। अब यहाँ पर एक चीज़ और समझिए, 4.25% लोगों ने वोट नहीं दिया। अब हम देख लेते हैं कि आज इलेक्शन कमीशन जो है वोट परसेंटेज दोनों पार्टियों के क्या दिखा रहा है। आज रात 8 बजे का जो आंकड़ा है वो मैं आपको दे रहा हूँ। ये आंकड़ा वैसे ही रहेगा, बहुत ज़्यादा तब्दीली नहीं आएगी। बीजेपी को 45.84% वोट मिला है, उनका वोट परसेंटेज है। और टीएमसी को 40.77, 40.77% उनका वोट शेयर है। यानी एक वोट शेयर का जो डिफरेंस है वो 5% के आसपास आता है। और इतना ही परसेंटेज, 4.25%, इतना ही परसेंटेज वोट काट दिया गया। यानी जितने अंतर से ममता हार रही हैं उसका बहुत बड़ा खेल इस SIR नहीं कर दिया। और इसके गवाह कौन हैं? आंकड़े हैं। अब यहाँ एक और बात गौर करिए, बंगाल में तकरीबन 112 के आसपास मुस्लिम डोमिनेटेड कंस्टिट्यूएंसीज हैं, यानी जिन सीटों पर मुस्लिम वोट माने रखता है, 25% है, 30% है, उससे ज़्यादा है, 112 सीटें हैं। और इत्तेफाक देखिए कि ये जो 4.25% वोट कट रहा है, यानी जो एलिजिबल लोग थे जिनको वोट देने नहीं दिया गया एक तरीके से किसी डॉक्यूमेंट की कमी की वजह से, ये ज़्यादातर लोग इन्हीं कंस्टिट्यूएंसीज में से हैं। मालदा है, मुर्शिदाबाद है। और हमारे साथ एक महिला पत्रकार हैं जिन्होंने मुझे बताया बाकायदा कैमरे पर कि वो जब मुर्शिदाबाद गई, मालदा गई, बहुत से मुस्लिम परिवारों से मिली और थोक के भाव उनको ऐसे लोग मिले कैमरे पर जिनके पास डॉक्यूमेंट्स थे, सारे दस्तावेज थे, एक आध कमियां थी जो ठीक हो सकती थी, जिन्हें ठीक करना चाहिए था, उनसे वोट का हक इस बार छीन लिया गया। और देश की सबसे बड़ी अदालत कहती है कि भाई क्या है, अगली बार दे दीजिएगा वोट। सुनिए, पहले इस महिला पत्रकार को सुनिए। कि भाई हमारा तो पासपोर्ट भी है, मेरे माता पिता का नाम आ चुका है, तो बाल बच्चों ने क्या गुनाह कर दिया? हम ऊपर से तो नहीं टपके हैं कि आपने हमारा नाम काट दिया है, तो हमें जवाब कौन देगा? हम क्यों इतने बड़े अधिकार से वंचित रहेंगे? और लोगों में बहुत गुस्सा था, कुछ लोग तो रोने भी लगे। और एक बड़ी बात यह है कि अच्छी खासी तादाद में, मतलब हम तो एक परिवार के पास गए थे, लेकिन अच्छे खासी संख्या में लोगों ने हमें घेर लिया। वो बाकायदे वीडियो भी हमने किए,
खबर अनफिल्टर्ड पे कि बजाबते किस तरह से लोग घेर रहे हैं और अपनी अपनी पीड़ा बता रहे थे। अब दोस्तों कारण सिर्फ एसआईआर या वोट काटने का खेल नहीं था, और भी कई खेल हैं। जैसे एक राज तो आज मोदी जी ने खुद ही खोल दिया। विजय उत्सव जब बनाने गए आज वो अपनी पार्टी के मुख्यालय, वहीं पर एक राज खोल दिया। और राज क्या है? वुमेन रिजर्वेशन बिल। यानी वुमेन रिजर्वेशन बिल जो मॉनसून सेशन में लाया जा सकता था, 2 महीने बाद उसको आप ला सकते थे, उसको आप बंगाल की वोटिंग से पहले क्यों ला रहे हैं? एन वक्त पर क्यों ला रहे हैं? अचानक क्यों ला रहे हैं? पार्लियामेंट चल नहीं रही तो स्पेशल सेशन लगा रहे हैं। ये वुमेन रिजर्वेशन बिल किस लिए लाया गया था, जिसको डिलिमिटेशन से जोड़ा गया था? सिर्फ और सिर्फ बंगाल के लिए लाया गया था। और ये राज किसने खोला? मैंने नहीं खोला, किसी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ने नहीं खोला, मोदी जी खुद बता रहे हैं। आज मोदी जी कह रहे हैं कि जब वो वुमेन रिजर्वेशन बिल लाए थे तो कांग्रेस ने, टीएमसी ने, डीएमके ने समर्थन नहीं किया। अब समर्थन दोस्तों इसलिए नहीं किया था क्योंकि कांग्रेस ने, टीएमसी ने, सभी विपक्ष दल ने वुमेन रिजर्वेशन का पहले ही समर्थन कर दिया था। इस बार थोड़ा सा मोदी जी नए फॉर्मेट में लाए और डिलिमिटेशन, सीटें बढ़ाने का जो मामला था उसके साथ जोड़ दिया। तो वहां पर विपक्ष ने विरोध किया कि भाई ये क्या कर रहे हैं आप अभी पुराना वाला रिजर्वेशन बिल लाइए, हम पास कर देते हैं। तो सारा जो ट्रैप था मोदी जी का नारी शक्ति को लेकर, वो नज़र दरअसल बंगाल पर थी, क्योंकि इस बिल के बाद ही बंगाल में वोटिंग होनी थी। और सबसे बड़ी बात, मोदी जी को पता है कि पिछली बार उनकी हार इसलिए हुई क्योंकि महिलाओं ने बीजेपी की जगह ममता को वोट दिया। और एक बहुत बड़ी संख्या में दीदी के साथ दीदियां हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, ये वो मोदी जानते थे। तो कहीं ना कहीं इस बिल को इसलिए लाया गया क्योंकि ममता के महिला वोटर को टारगेट करना था। और सुनिए, खुद ही सुन लीजिए, मोदी जी की आज खुलासा सुन लीजिए, आपको यकीन हो जाएगा कि इस बिल का मकसद क्या था। सुनिए मोदी जी को विजय उत्सव के समय। मैंने कुछ दिन पहले कहा भी था कि महिलाओं के आरक्षण का विरोध करने वाले ऐसे दलों को महिलाओं का आक्रोश झेलना पड़ेगा। कांग्रेस, टीएमसी और डीएमके को बहनों बेटियों ने सजा दी है। अब और भी बहुत से कारण हैं जो मैं आगे एक्सपर्ट से डिस्कस करूंगा, खुलासा करूंगा, लेकिन एक और बात आपके सामने रखना चाहता हूं। 2-2.5 बरस पहले जेपी नड्डा जब भाजपा के अध्यक्ष थे, जाने अनजाने पटना में इनके मुंह से निकल गया, कैमरे के सामने निकल गया कि कुछ बरसों बाद इस देश में क्षेत्रीय दल नहीं रहेंगे, रीजनल पार्टीज नहीं रहेंगी। और इत्तेफाक देखिए कि वो सारी जो स्कीम है क्षेत्रीय दलों को कमजोर करने की, वो अब हमारे आंखों के सामने धीरे धीरे आ रही है। यानी आप कह सकते हैं विपक्ष मुक्त भारत, एक ऐसा भारत, एक ऐसी डेमोक्रेसी जहां विपक्ष होगा नहीं, और अगर होगा तो फिर वो चापलूस ही होगा, नायडू बाबू जैसा ही विपक्ष होगा अगर होगा, जो साथ देगा मोदी का, भले ही विचारधारा अलग अलग क्यों ना हो। मिसाल के तौर पर इन 2-2.5 सालों में जब से नड्डा साहब ने कहा है, हमने शरद पवार की पार्टी को टूटते हुए देखा, हमने उद्धव ठाकरे की पार्टी को बिखरते हुए देखा, उद्धव ठाकरे के हाथ से कुर्सी जाते हुए देखा, बल्कि कुर्सी उनसे छीन ली गई। उसके बाद हमने नीतीश कुमार का हाल देखा, लालू का हाल देखा, तेजस्वी का हाल देखा, जो रीजनल पार्टीज हैं, और हर पार्टी को किसी ईडी सीबीआई खेल से खत्म किया गया। नीतीश कुमार को तो आप कह सकते हैं मुख्यमंत्री बनाने के बाद हटा दिया गया। आज पता नहीं कि नीतीश कुमार कहां है। और नीतीश कुमार का वही हाल है जो उड़ीसा में बीजू जनता दल के सुप्रीमो नवीन पटनायक का हाल मोदी जी ने किया। और आज 2 और बड़े नेता क्षेत्रीय दलों के, एमके स्टालिन, उनका मैं दी एंड तो नहीं कहूँगा, उनका सूर्यास्त, और दूसरी तरफ ममता को पराजित करके किनारे करना। यानी एक विपक्ष मुक्त भारत जहां क्षेत्रीय दलों को, खासकर जो गैर भाजपा दल हैं, जो भाजपा को अपोज करते हैं, उनको धीरे धीरे खत्म किया जा रहा है। बहरहाल जो बड़ा सवाल है आज के नतीजे आने के बाद कि क्या मोदी के सिस्टम को, मोदी ने जो सिस्टम अब खड़ा कर दिया है, एक आप कह सकते हैं इलेक्टोरल सिस्टम खड़ा कर दिया है, उसमें ईडी भी है, सीबीआई भी है, आईटी भी है, चुनाव आयोग भी है, न्यायपालिका भी है, सारी एजेंसियां भी हैं, पैसा भी है, कॉरपोरेट भी है, मीडिया भी है, बहुत सी चीज़ें, पूरा गरम मसाला है। आप
क्या इस सिस्टम को अब हरा पाना बहुत मुश्किल होगा और अगली चुनौती जो होगी साल भर के अंदर, उसका सामना अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश में करना पड़ेगा और केजरीवाल को पंजाब में करना पड़ेगा। पंजाब के चुनाव से पहले केजरीवाल की पार्टी में बड़ी तोड़फोड़ हुई, आप सबको पता है। क्या अब मोदी को हराना इतना आसान नहीं होगा? और एक नया सिस्टम उन्होंने इवॉल्व कर लिया है जब से वो 4 जून 2024 उनको एक शॉकिंग, आप कह सकते हैं एक शॉकिंग डिफीट मिली, जहां वो 400 का सपना देख रहे थे 240 पर आ गए और मोदी खुद बनारस से ट्रेल कर रहे थे। वो तो अगर थोड़ा सा अजय राय ने और मेहनत कर ली होती तो प्रधानमंत्री हार भी सकते थे। ये वही शौक है जिसके बाद मोदी ने एक नए सिस्टम को इवॉल्व किया और यही सवाल मैंने अशोक वानखड़े टाइगर से पूछा है और मुझे लगता है कि टाइगर जैसे बेखौफ पत्रकार ही इस सवाल का जवाब दे सकते हैं। बेखौफ भी हैं, बीजेपी के अंदर की खबर भी रखते हैं। टाइगर को सुनिए, साथ में डेटा और स्टैटिस्टिक्स के जर्नलिस्ट हमारे साथ होंगे, उभरते पत्रकार अभिषेक कुमार। टाइगर, क्या मोदी के सिस्टम को, सिस्टम वर्ड का मैं प्रयोग कर रहा हूं, क्या इस सिस्टम को अब हराना बहुत मुश्किल है, खासकर गैर भाजपा पार्टियों के लिए? नहीं, अब तो गैर भाजपा पार्टी रही नहीं। इस देश में कोई भी राजनीतिक दल अब मोदी जी के इस सिस्टम को हरा नहीं पाएगा। ये नामुमकिन है। नामुमकिन? यस, नामुमकिन है, क्योंकि हम लगातार आपके चैनल पे एक बात कह रहे थे दीपक भाई कि बंगाल के नतीजे इस देश की राजनीति तय करेंगे। क्यों कहा था? इतना कुछ होने के बाद यदि ममता दीदी 200 क्रॉस करती तो आश्चर्य होता। तो मेरे लिए शॉकिंग था कि सब कुछ खोलने के बाद भी यदि आता है तो फिर इसका मतलब अब सारे इनके जो सिस्टम है टोटल फेल है, सारे फेल हो गए और आने वाले चुनाव बीजेपी के लिए बहुत डिफिकल्ट जाएंगे। लेकिन अब आने वाला चुनाव यूपी में 300 पार बीजेपी, आज लिख लीजिए, परिसीमन भी होगा, ये भी लिख लीजिए 2029 के पहले, और 700 सीटों में से 500 प्लस 600 प्लस बीजेपी आई तो आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि ये बीजेपी की ये नहीं है। इस विजय रथ को चला बीजेपी रहा है। इसके जो जो मुख्य पहिए हैं वो कौन से हैं? एक पहिया चुनाव आयोग है, दूसरा पहिया न्यायपालिका है। ओके, ये पहियों के साथ आपका विजय रथ चल रहा है, तो इसको रोकेगा कौन? ये रोकने का काम कौन करता है? आप देखिए, जितने डिफॉल्ट वोटर्स है उससे कम ही गैप होगा दीदी के और बीजेपी के टोटल वोट, टोटल पोल में जब आएगा नतीजा तो उस पर एक शो करिए आप कितना टोटल हुआ। जिन जिन जिलों में सबसे ज्यादा दीदी का कब्जा हुआ करता था, गढ़ था उसका, उसमें सबसे ज्यादा वोटर लिस्ट में नाम कटे, वहां नतीजे सामने हैं। किस बात, कौन सा आप मुझे बताइए, आपने इतने चुनाव देखे जीवन में, आप और हम करीब करीब साथ में चुनाव देखते आ गए हैं। अभिषेक तो बहुत युवा है हमसे। किसी भी चुनाव में ऐसा चुनाव होता हुआ मैंने नहीं देखा। लाखों के तादाद में पैरामिलिट्री फोर्स मैंने नहीं देखा। चुनाव आयोग डीजीपी से लेकर चीफ सेक्रेटरी से लेकर कलेक्टर तक लगातार तबादला करता मैंने नहीं देखा। ऐसी एसआईआर होते हुए मैंने नहीं देखी। एसआईआर पूरे देश में एक होनी चाहिए। एसआईआर है तो एसआईआर है। बंगाल की एसआईआर अलग क्यों है? वह माइक्रो ऑब्जर्वर, फला ऑब्जर्वर, ये ऑब्जर्वर, वो ऑब्जर्वर, मतदाता सूची में एक डिफॉल्टर, मतलब एक ये डाउटफुल ये कैटेगरी कहां से आ गई? आज तक देश आजाद हो गया तब तक जब भी मतदाता सूची बनी है, एसआईआर पहली बार नहीं हुआ, इसके पहले बार भी हुआ, इसके पहले भी हुआ। 34 लाख डिफॉल्टर्स, मतलब ये मतदाता सूची में है लेकिन मतदान नहीं कर पाते। सपोज इस 34 में से 30 लाख लोग मतदान के लिए सही पाए गए, क्या होगा? क्या उससे बंगाल के चुनाव बदलाव नहीं हो सकता? तो ये तो आपने एक अच्छे खासे पहलवान के साथ कुश्ती खेली, लेकिन उस पहलवान के हाथ पैर सब बांध दिए और उसको कहा कि आजा तू चुनाव में, आजा तू लड़ मेरे साथ, तुझे मैं पटका देता हूं। वो तो बेचारा खड़ा भी नहीं हो पा रहा पहलवान, धक्का दोगे तो गिर जाएगा नीचे, हाथ भी बंधे पैर भी बंधे। कितनी धान दिया, मतलब आज सुबह तक पोलिंग, मतलब राजनीतिक दल के एजेंट अंदर नहीं है और अंदर काउंटिंग चालू हो गई।
और एजेंट को बाहर रोक के रखा, बोले नहीं इनकी वो हो रही है, चेकिंग हो रही है। चेकिंग के नाम से आप 40-40 मिनट लोगों को बाहर खड़े कर रहे हो और 40 मिनट से अंदर मतदान गिनती शुरू हुई। क्या, किसको मालूम क्या हो रहा है अंदर? क्या ऐसा चुनाव कभी हुआ था? और ये नतीजे यदि एक्सेप्ट होते हैं और करने पड़ेंगे, क्या कर लोगे आप? इस नतीजों के खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट ही जाओगे ना, तो सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि चुनाव हारने के बाद आपकी फैशन हो गई चुनाव हारने के बाद सुप्रीम कोर्ट आने की। टाइम नहीं हमारे पास, फिर से जाओ लड़ो चुनाव, अगले साल लड़ लेना, अगली बार चुनाव लड़ लेना। 5 साल में क्या हो गया? देखिए क्या हुआ आज, टीएमसी का एक ऑफिस जलाया गया। अब एक टेरर होगा, ये जो सारा टीएमसी का कैडर है ये चुपचाप अब बीजेपी का कैडर बन जाएगा। बनना पड़ेगा उनको, वहां रहना है तो जो लेफ्ट की हालत हो गई वहां ममता की हालत होगी। उसके बाद 2029 का चुनाव, यूपी का चुनाव मैं लिख लूं, ये पीडीएस कोई काम नहीं करेगा अखिलेश जी का। क्या पीडीएस काम करेगा? लोग वोट डालें, लोगों के वोटों के भरोसे सरकारें बने तब ना। जब इस धांधली से ही सरकारें बननी है तो यूपी में 300 पार ले जाएंगे, देख लीजिए आप। और 2029 के बाद चुनाव होंगे या नहीं होंगे? 2029 के बाद यदि 600 सीट लेके आए और आपने एक प्रस्ताव पारित कर दिया कि देश में बहुत चुनाव में खर्चा होता है और लगातार हर चुनाव तो बीजेपी जीत रही, पिछले 10 चुनाव का आंकड़ा ये है, ऐसे में चुनाव करने के बजाय 20 साल तक चुनाव ही नहीं हो इस देश में, वो एक्सेप्टेड होगा। 10 साल तक चुनाव नहीं। लेकिन टाइगर 2029 तक सिर्फ 3 राज्य ऐसे हैं जहां विपक्ष की सरकारें रहेगी। केरल में होगी, जम्मू कश्मीर में होगी और झारखंड में होगी, क्योंकि उनका टेन्योर 2029 के बाद है। मेरा सवाल यह है कि क्या आपको लगता है कि तमिलनाडु में, क्योंकि उत्तर भारत में जानकारी कम है जो वहां खेल हो रहा है, क्या विजय जिस तरह से एक इतनी बड़ी विक्ट्री उनको मिलती है और स्टैलिन चुनाव हार जाते हैं, मतलब स्टैलिन जो सबसे कद्दावर नेता दक्षिण भारत के हैं वो चुनाव हार जाते हैं, अपना खुद का मुख्यमंत्री चुनाव हार जाते हैं, पार्टी कैसी तैसी हो जाती है। कहाँ तो ये कहा जा रहा था कि स्टैलिन का सफर बड़ा आसान है। क्या विजय के पीछे भी बीजेपी का दिमाग तो नहीं है प्रोजेक्ट करने में? और क्या विजय से स्टैलिन को हरवाया गया है, मैं ये पूछूं अगर? दीपक जी, तमिलनाडु की राजनीति में खासकर जो द्रविडियन पॉलिटिक्स है उसमें डीएमके वर्सेस एआईएडीएमके ये पिछले 1969 या 71 से चल रहा था, 71 से, और तकरीबन इसको 55 साल हो चुके थे। एआईएडीएमके एक पार्टी थी और वो पार्टी जयललिता के देहांत के बाद वो धीरे धीरे डिफंक्ट होती जा रही थी, उस पार्टी का अस्तित्व धीरे धीरे खत्म होता जा रहा था। लेकिन तमिलनाडु में डेमोक्रेसी जिंदा है, इस बात को भी स्वीकार करना होगा। अगर राजनीतिक दल विकल्प दे पाने में सक्षम नहीं है तो जनता विकल्प की तलाश में विकल्प ढूंढ लेती। उत्तर भारतीय राज्यों की तरह 5 किलो राशन वाला सिस्टम वहां नहीं है। राशन मिल जाता है, लोग ले लेते हैं, लेकिन उससे राजनीतिक प्राथमिकताएं नहीं बदलती। तमिलनाडु में टीवी के एक विकल्प देने की कोशिश में थी और टीवी के बहुत अच्छा चुनाव लड़ रही है, हम सबको पता था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो चाहती थी कि डीएमके से छुटकारा मिले, और डीएमके से छुटकारा मिलने के लिए बीजेपी जिस तरह के सपोर्ट को मुहैया करा सकती थी, लॉजिस्टिक सपोर्ट से मुहैया करा सकती थी। ऐसा नहीं था कि वहां के वोटर का मिजाज जाके वो बदल देती, वो भी नहीं हो रहा था। लेकिन जिस तरह के सपोर्ट वो मुहैया करा सकती थी, अगर ऐसा टीवी के को कराया हो तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। विजय थलपति की स्थिति को देखें, उनके ऊपर भी जांच एजेंसियों का साया मंडराता रहा, कई बार वो इसके घेरे में आते हुए भी दिखे। उसके बाद वो कांग्रेस पार्टी से समर्थन मांगते हुए भी अब दिख रहे हैं। लेकिन तमिलनाडु के अंदर और दिल्ली के अंदर जिस तरह की राजनीति चल रही थी, उसमें भारतीय जनता पार्टी के लिए डीएमके के 22 एमपी, मतलब बहुत लोकल लैंग्वेज में कहें तो कोढ़ में खाज की तरह साबित हो रहे थे। टाइगर, असली सवाल पे आते हैं। चलिए ठीक है, विजय के पीछे कौन है, क्या है, विजय भी जीत गए, उधर मोदी भी जीत। मुझे ये बताइए, क्या मोदी शाह ने एक ऐसा फार्मूला, एक ऐसा मतलब मंत्र जो है इजाद कर लिया है कि अब इनको हराना किसी भी चुनाव में बहुत बहुत मुश्किल होता जा रहा है? नहीं, मंत्र इजाद नहीं किया है, कुछ नहीं किया, रॉकेट साइंस नहीं। चुनाव करवाता है चुनाव आयोग, उसको कब्जे में ले लिया। चुनाव आयोग को अंकुश लगता है न्यायपालिका, वहां वो अपने लोग सारे फिट कर दिए। ये अब 2 संस्थाएं आपके पास है, तो फिर आप कहां जा सकते हो?
चुनाव आयोग को उन्होंने इतनी ताकतें दी है, इतना इम्यून किया है कि चुनाव आयोग, उस आयोग के खिलाफ आप कुछ केस भी नहीं कर सकते, उसको कभी सजा भी नहीं हो सकती किसी कोर्ट में। ऐसा पहले उसने ताकतवर बना दिया, फिर अपना आदमी प्लेस किया। जब अपना आदमी प्लेस किया, यदि भाई भाजपा वाले कहते कि नहीं हम ये आपको बड़ी तकलीफ है भाजपा से इसलिए हम जीत गए इसलिए बोलते हो, मैं इतना ही कहता हूं कि यदि भाजपा वाले बहुत प्रामाणिक है चुनाव को लेकर, तो जो सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी थी चुनाव आयोग में नियुक्तियों की, कि जिसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रहेंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन रहेंगे और प्रधानमंत्री रहेंगे, उसके जगह नया कानून क्यों लाया गया? क्यों उसको बीजेपी ने, मतलब केंद्र सरकार ने अपने हाथ में रखा अपॉइंटमेंट, कि एक लीडर ऑफ अपोजिशन नाम के लिए हो गया, एक मंत्री और प्रधानमंत्री ये दोनों जो बोलेंगे वही होगा। तो आपने उसी व्यवस्था पे वापस चले गए जिस व्यवस्था के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने आपको व्यवस्था दी थी, कि ये न्यायपालिका ने क्या कहा था कि चुनाव आयोग निष्पक्ष होना चाहिए, इसमें जो नियुक्तियां है वो भी निष्पक्ष होनी चाहिए। तो क्यों आपने वो उनको हटा दिया? क्योंकि आपके मन में काला था। और ज्ञानेश कुमार जैसे यदि आपको आदमी मिले, जो राजीव कुमार ने कर पाया और ज्ञानेश कुमार ने कर दिया, और ज्ञानेश गुप्ता जी ने बता दिया कि ही हैज डिलीवर्ड 100%। तो ममता चुनाव आयोग से लड़ रही थी, बीजेपी से नहीं। और इस चुनाव आयोग के जरा भी इधर उधर होने पे संविधान का ढांचा चरमराता है, और उसको संभालने का काम सर्वोच्च न्यायालय का था। लेकिन न्यायपालिका ने पिछले कुछ दिनों से जो निर्णय दिए हैं, चुनाव के बाद जाओ तो हारे हुए इसलिए आते हो, चुनाव के पहले जाओ तो बोलते चुनाव का राजनीति का आंकड़ा बना दिया है सुप्रीम कोर्ट को। जो चुनाव आयोग कहेगा वही सही है। 30 लाख लोग वोट नहीं दे पाए तो अगली चुनाव में दे देना, अगली चुनाव में दे देना, ये है ये मता। सही बात है कि अगर मतलब चुनाव आयोग हमारे कब्जे में रॉकेट साइंस नहीं। आपके हाथ में दीपक भाई, मैं 1 साल के लिए चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट दे दूं, मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा आराम से। अरे बाप रे, आराम से। ओके टाइगर, एक चीज आई, चलिए मैं सीरियस नोट पे बात कर रहा हूं। क्या नरेंद्र मोदी को फॉरेन पॉलिसी में से कोई मतलब नहीं है, इकोनॉमी से कोई मतलब नहीं है, इंडस्ट्रियलाइजेशन से कोई मतलब नहीं है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से कोई मतलब नहीं है, फ्रीबीज की वजह से राज्य सरकारों का हालत खराब हो रही उससे कोई मतलब नहीं है, 80 करोड़ लोग फ्री राशन पे हैं, उनके लिए कुछ स्कीम्स नहीं है, उनसे कोई मतलब नहीं है? क्या नरेंद्र मोदी को सिर्फ और सिर्फ कुर्सी से मतलब है? हाँ, कुर्सी से मतलब है। जिस देश पे 54 लाख करोड़ से लेके 210 लाख करोड़ का कर्जा बन गया है, कोई मतलब नहीं है। जहां सिलेंडर की कीमत 3000 हो गई है कमर्शियल की, कोई मतलब नहीं है। जहां उनके सूरत उनका होम स्टेट है गुजरात, वहां से लोग पलायन कर गए, गैस नहीं है, घर में चूल्हा कैसा जलेगा, कोई मतलब नहीं है। 700 किसान आत्महत्या कर मर जाते हैं आंदोलन में, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे लिए मरे क्या। किसानों की हालत खराब है, आपने अमेरिका के साथ ट्रेड एग्रीमेंट का पहला ड्राफ्ट किसानों को मारने वाला आया, कोई फर्क नहीं है। आज विदेश नीति में हम ढस से, कोई फर्क नहीं है। उनको ये चाहिए कि दिल्ली की सत्ता में मैं बरकरार रहूं और हर राज्य में मेरी सरकार रहे, और ये करने के लिए फिर बस ये दोनों चीजें, और ये रहेंगे। क्योंकि इस देश में क्रांति नहीं हो सकती। इस देश में क्रांति इसलिए नहीं होती कि ये देश विविधता में एकता बोलते हैं ना, विविधता में विविधता ही है, एकता नहीं है। नहीं तो सोनम वांगचुक जैसा आदमी जिसने देश के लिए बहुत कुछ किया, यदि वो अरेस्ट होता है बिना किसी कारण, मैं इसलिए बोल रहा हूं बिना किसी कारण क्योंकि सरकार ने अपने चार्जेस वापस ले लिए, तो ये कुछ भी होगा। आप आंदोलन करोगे, आपको उठाया जाएगा, आपके ऊपर देशद्रोह का आरोप लगाया जाएगा। ये चैनल पे जितने भी पैमेरियन, वो जो एंकर और एंकरनिया जितनी भी बैठी हुई है चीयर लीडर, वो सुबह से शाम तक आपको बता देगी कि अशोक वानखेड़े और दीपक शर्मा कैसे पाकिस्तान से पैसा लेते थे, और ये मनगढ़ंत कहानियां एजेंसी दे देगी उनको। यही कहानियां चली ना सोनम वांगचुक के लिए कि पाकिस्तान का एजेंट है, और उनको 75 दिन अंदर रखा। जब वहां आंदोलन शांत हो गया, सब लोग नहीं है, तो उनको बोला कि हमने विड्रॉ कर दिया। तो क्या ये भी बता दीजिए, पब्लिक क्या कब खुलेगी, ये तो बता दीजिए आज। चलिए मान लीजिए पब्लिक की आंख नहीं खुलेगी। पब्लिक मस्त है, जय श्री राम के नारे लगाने में मस्त है। यहाँ का युवा कावड़ से वो लाने में, ऊपर से हेलीकॉप्टर बरसता है उसमें मस्त है।
हाँ, 5 किलो अनाज सरकार दे रही, उसमें मस्त है। महिलाओं को 1500 रुपए मिल रहा है, लाडली, सारी बहनाएं लाडली है और सारे भांजे बेरोजगार है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कैसी है सारी दुनिया को पता है। पहले 3 महिलाओं पे अत्याचार करने, जहां सबसे ज्यादा अत्याचार और सबसे ज्यादा क्राइम महिलाओं के खिलाफ होते हैं, वो तीनों राज्य डबल इंजन की सरकार है, लेकिन बदनाम ममता होती है। बड़ी बात टाइगर ने कही भाई। टाइगर कह रहे हैं कि पब्लिक से कोई लेना देना नहीं है। पिन कोई पॉइंट आप, एक ही। कोई कहीं रिएक्शन नहीं ना, देयर इज नो रिएक्शन। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि महाराष्ट्र की यह सरकार इलीगल है, वो 2.5 साल चली, गैर कानूनी सरकार। लेकिन महाराष्ट्र में प्रोटेस्ट नहीं हुआ कि ये इलीगल सरकार हमारे सर पे क्या कर रही है। हाँ? देवा भाऊ, वहां एक देवा भाऊ है भगवान का रूप लेके, वहां नमो है। नरेंद्र है, वहां देवेंद्र है, सब इंद्र ही इंद्र है, सब दूर, कोई किसी को लेना देना नहीं है। अभिषेक, क्या आपको लगता है कि अब जो है, आज जो हमने बंगाल का ये जो जिस प्रयोगशाला की बात कर रहे हैं टाइगर, उस प्रयोगशाला से हमने एक चुनाव आते हुए देखा और ममता बनर्जी एक अप्रत्याशित तौर पे पराजित हो गई। क्या आपको लगता है कि अब अगला टारगेट अखिलेश यादव होंगे, क्योंकि साल भर के अंदर मैं कहूंगा वहां भी चुनाव है उत्तर प्रदेश में? क्या बंगाल जैसा ही फॉर्मूला, बंगाल जैसा ही अस्त्र शस्त्र बीजेपी उत्तर प्रदेश में भी इस्तेमाल करेगी? एंड इट विल बी अ वेरी डिफिकल्ट टाइम, बहुत मुश्किल समय होगा अखिलेश यादव के लिए। दीपक अभिषेक, जी, अब चूंकि उत्तर प्रदेश आपका गृह राज्य है, इसलिए मैं एक बड़ी गंभीर बात इस पे कह रहा हूं, आप बेहतर समझ पाएंगे इसे। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ही निशाने पर नहीं होंगे, अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ दोनों एक ओ साथ माय निशाने गॉड, अखिलेश को हराना है और योगी को हटाना है, ये पर। टारगेट? जी जी, ये निशाने पर दोनों होंगे, क्योंकि पश्चिम बंगाल ने किसी एक का कद बढ़ाया है भारतीय जनता पार्टी के अंदर, तो अमित शाह का कद बढ़ाया है। ये साफ कर दिया है कि नरेंद्र मोदी के उत्तराधिकार की होड़ में न तो मुंबई में बैठे हुए देवा भाऊ अब कुछ कर पाएंगे और न ही लखनऊ में बैठे हुए योगी आदित्यनाथ कुछ कर पाएंगे। और इन दोनों को पॉलिटिकली क्रश करने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी तो जीते, लेकिन विधायक दल की बैठक में योगी आदित्यनाथ प्रस्तावक की भूमिका में नजर आए, पर्ची हाथ में लेकर। ओके, ये दिल्ली का एजेंडा है और अखिलेश यादव के साथ साथ योगी आदित्यनाथ अब दोनों निशाने पर है। अब बीजेपी के बाहर के चैलेंजेस निपटा दिए गए, बीजेपी के अंदर के जो चैलेंजेस हैं उनको लेकर के असल खेल चलना है और लखनऊ की लड़ाई वहां है। जी टाइगर, अभिषेक जी, बीजेपी के अंदरूनी भी नहीं, अब संघ खुद बीजेपी का प्रकोष्ठ हो गया है, तो अब कोई अपेक्षा ही मत करिए। अब तो बंगाल के जीत के बाद थोड़े बहुत जो विरोध के सुर छुप छुप से बोलते थे, नहीं, मैं वही बात कह रहा हूं भाऊ, वो भी गोरखपुर वो भी बोलना बंद होंगे। भारी नहीं पड़ पाएगा। अब आज क्लियर हो गया कि केशव प्रसाद मौर्य गए आज, खत्म कर दी गई। केशव प्रसाद मौर्य मिठाई लेके गए आज योगी आदित्यनाथ को, मिठाई खिलाने बंगाल के जीत पे। तो किसी ने मुझे कहा कि आपको क्या लगता है, मैंने केशव प्रसाद मौर्य उसको बोल रहे कि अब ये मिठाई खिलाने की आदत आप भी डालो, जब यूपी में चुनाव होंगे तो आप मुझे मिठाई खिलाने आओगे। एक और चीज, मुख्यमंत्री पद हो गए, बधाई हो आपको। अखिलेश के लिए एक मुश्किल समय तो क्या लगता है, पंजाब पे भी मोदी और अमित शाह की नजर है और इसीलिए आम आदमी पार्टी का पूरे पंजाब के जितने सांसद तोड़ दिए। पंजाब में उनको मुख्यमंत्री पहले मिल गया है, राघव चड्ढा, पहले राघव चड्ढा मिल गया है, उसके लिए 10 जगह से फोन आएंगे। अच्छे जगह शादी की है राघव चड्ढा ने, तो वहां से भी फोन आएंगे, सब हो जाएगा। पहले मुख्यमंत्री है, उसके बाद कुनबा इकट्ठा हो जाएगा। वो तो चुनाव क्या इलेक्शन के पर्पस से ही ये आम आदमी पार्टी को तोड़ा गया था, आप ये कहना चाहिए? ये भी एक स्कीम है, यही वो योजना के तहत अगली सरकार पंजाब में भाजपा की अपनी होगी। ओ माय गॉड, टाइगर कह रहे हैं अगली सरकार जो है पंजाब में बीजेपी की होगी, क्योंकि एक स्कीम के तहत आम आदमी पार्टी राज्यसभा की पूरी तोड़ेगी। 2029 के पहले दीपक भाई 3 राज्य होंगे जहां विपक्ष की सरकार है, वो भी इसलिए होंगे क्योंकि अब उनके यहाँ चुनाव 2029 के बाद होना है। एक केरल, एक जम्मू कश्मीर और तुम्हारा झारखंड,
ये 3 जगह चुनाव बाद में होंगे। मैं अभी तमिलनाडु को बिल्कुल बाहर रखता हूं, क्योंकि तमिलनाडु की पॉलिटिक्स ही ऐसी है कि वहां खास वजह, आज पेरियर भी आते हैं और लड़ते बीजेपी से तो भी हार जाते। जिस दिन चाहेगी वहां विजय पे जीत बार लेगी। बार लोगों को बोलता है कि मैं क्रिश्चियन हूं, वो अंधेरे में नहीं रखता, वो गर्व से कहता है कि मैं क्रिश्चियन हूं। क्रिश्चियन मुस्लिम 12%, उसका वोट परसेंटेज सामने है, सारा यूथ और फर्स्ट टाइम वोटर उसके साथ। चलिए, अशोक वानखेड़े और अभिषेक कुमार दोनों ही एक्सपर्ट, 2-3 चीजें बातें सामने निकल के आ रही हैं। एक तो मोदी के सिस्टम को अब हराना बहुत मुश्किल होगा। जो एक्सपेरिमेंट उन्होंने बंगाल में किया है, सिंगल इंजन की सरकार को पहली बार हरा दिया है 2024 के बाद, एक नया पड़ाव है। टाइगर का मानना है कि अगर न्यायपालिका और चुनाव आयोग दोनों आपकी जेब में है तो फिर आप कुछ भी कर सकते हो। उन्होंने कहा कि मैं भी प्रधानमंत्री बन सकता हूं अगर ये 2 बड़ी संस्थाएं आपके हाथ में, ये बहुत बड़ा लीवरेज देती हैं और सामने वाले को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं देती। और अगला टारगेट यूपी है, पंजाब है। पंजाब के लिए ऑलरेडी तैयारी 1-1.5 महीने से चल रही है, जिसमें 7 सांसद तोड़ दिए गए हैं। मुख्यमंत्री टाइगर कह रहे हैं चुन लिया गया है और हो सकता है आने वाले समय में पंजाब की सरकार भी बदल दी जाए, वहां भाजपा पहली बार अपने दम पे सरकार बनाए। तो कुल मिलाकर सिनेरियो ये है कि एक ऐसा सिस्टम मोदी ने इजाद कर दिया है जो टाइगर कह रहे हैं रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ थोड़ा बेशर्मी दूसरी चाहिए। बात मैं ऐड करता हूं, लोग कहेंगे कि यूपी तो ऑलरेडी इनके पास है, यूपी इनके पास है, लेकिन यूपी 300 प्लस चाहिए, सीटें बढ़ के चाहिए, क्योंकि राज्यसभा में भी वहीं से सीटें आती है। जी ठीक। यूपी रिटेन करने का मतलब अखिलेश यादव के चांसेस थे, और मैं तो लोकसभा में जो नतीजे आए थे उसके आधार पर कह रहा था। टाइगर बहुत बहुत शुक्रिया। अभिषेक आप भी इस प्रोग्राम में बहुत बहुत शुक्रिया। समय और होता तो मैं थोड़ा और आपसे लंबी बातचीत करता, लेकिन माफी चाहूंगा, समय कम है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम।